हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। इसमें हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स के टेस्ट के बारे में। तो आज आपका लिया जाएगा मैथ का टेस्ट, जिससे कि आप लोग क्या करोगे, वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कमेंट करके आपको आंसर देना होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं तो साथ ही साथ हम उसके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आराम से पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। इसमें 50 क्वेश्चन लिए गए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से लगाइएगा, जिससे कि आपकी आने वाले एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। ठीक है, और ये सीरीज़ कम्प्लीटली बेस्ड है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। और जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो की पीडीएफ के लिए आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का एंड्रॉइड ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको वीडियो की पीडीएफ के साथ साथ इसकी क्विज और काफ़ी कुछ अवेलेबल करा दिया जाता है। ठीक है, और मैथ्स की जो हैंड रिटन नोट्स है, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। तो जिसने इसको अभी तक परचेज़ नहीं किया, जल्दी से परचेज़ करिए, क्योंकि आने वाले सभी एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। यहाँ पे आपको A to Z कंप्लीट मैथ प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ बेसिक लेवल, ट्रिकी लेवल और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रखे गए हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। ओके, तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्या है, यदि 234a 9 से विभाजित है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या a का मान ज्ञात करिए। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। संख्या क्या है, 234a, और ये संख्या क्या है, 9 से विभाजित है। तो आपको सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या a का मान ज्ञात करना है। अब आप लोग वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके आंसर बताइए कि क्या होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तब तक 9 से विभाजित होने वाली संख्या का नियम क्या होता है, यानी कि 9 से विभाजिता का नियम क्या होता है कि अगर सभी संख्याओं का योग 9 से विभाजित होगा तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है, तो हम सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 2 + 3 + 4 और प्लस कितना है, a है। तो 2 3 5 और 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया। अब 9 में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि आने वाली जो संख्या है वो 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 9 को ही जोड़ना पड़ेगा, यानी कि तभी वो 18 होगा, और जिससे कि ये संख्या जो 18 है वो 9 से विभाजित हो पाएगी। ओके, तो समझ में आया आपको। a का मान क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 9। कैसे 9 हो जाएगा, देखिए, जब हम लोग एक ही जगह पे 9 रख देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, 2 3 4 और 9, और इन सबको हम लोग सम करेंगे तो ये आएगा 18, जो कि 9 से क्या है, पूर्णतया विभाजित है। इसलिए ये संख्या आपकी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि a का मान जो होगा वो होगा 9। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे है। यदि cos a = 1/2 विच इज इक्वल्स टू साइन b के है तो tan a - b का मान क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। आपको निकालना है tan a - b का मान। तो कैसे करेंगे बताइए। वीडियो को पॉज करिए, जल्दी से आंसर आप लोग दीजिए। तो देखिए, आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होता है कि कॉस और साइन इन सब की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। कॉस 1/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में, तो कॉस a = हम लोग लिख सकते हैं 1/2 है, और जो कि बराबर होता है कॉस 60 डिग्री के। ठीक है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो यहाँ से हम लोग पता कर लेते हैं कि a की जो वैल्यू है वो क्या है, 60 डिग्री के बराबर है। तो a का मान आपको पता चल गया। इसी तरह से हम लोग निकाल लेते हैं b का मान क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे साइन b = आपको क्या दिया है, 1/2 के दिया है, और साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है साइन 30 डिग्री की। समझ में आया। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो यहाँ से आपको पता चल गई b की जो वैल्यू है वो हो गई 30 डिग्री। तो आपको a का मान पता चल गया और b का मान भी पता चल गया। तो tan a - b का पूछा है तो क्या कर लेंगे हम लोग, tan a यानी कि 60 डिग्री माइनस में b यानी कि 30 डिग्री, किसके बराबर हो जाएगा ये, तो ये बराबर हो जाएगा tan 30 डिग्री के। ठीक है, 60 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा, 30 बचेगा। और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है 1/3, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/3 होती है। क्लियर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए क्या है। दिया गया है w = -2, x = 3, y = 0 और z = -1/2। तो आपको क्या मान निकालना है, x में x + wz का मान ज्ञात करिए। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जिसकी जिसकी वैल्यूज दी गई है सबको यहाँ पे पुट कर देना है। तो आइए पुट करते हैं। x की जगह पे रख लिया 3, अंडर में क्या है, x है यानी कि 3 + w × z है। w की वैल्यू क्या है, तो ये है -2,
फिर इंटू जेड की वैल्यू क्या है, तो ये है माइनस में 1/2। यहाँ तक समझ में आया। 2 से 2 को कैंसिल कर लीजिए, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो क्या बच गया, 3 अंडर रूट में 3 + 1 यानी कि कितना हो गया, 3 रूट में 4 हो गया। और रूट से हम बाहर निकालेंगे 4 को तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो 3 इंटू 2 हो गया, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 6 होगा, जो कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर रूट से हम किसी भी नंबर को बाहर निकालेंगे तो वो +-2 के फॉर्मेट में आएगा, यानी कि 3 इंटू हो जाएगा +-2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, +-6। तो यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। यदि एक आयत का क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसकी चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करिए। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। आप बताइए विकर्ण की लंबाई कैसे निकाली जाती है। तो ये होता है अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका विकर्ण। ठीक है, अब इसके लिए आपको लंबाई और चौड़ाई पता होना चाहिए। आपको क्वेश्चन में सिर्फ चौड़ाई दी गई है जबकि लंबाई नहीं दी गई है। तो लंबाई हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए क्षेत्रफल आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई यानी कि L इंटू बी। यहाँ पे आपको b की वैल्यू दी गई है 7, इसको रख लीजिए, और L की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, 168 को डिवाइड कर दीजिए किससे, 7 से, तो आपका क्या आ जाएगा, b का मान आ जाएगा। ओके, तो 168 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से बताइए, 7 दूनी 14 और 7 चौकी कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। तो b की वैल्यू आपकी आ गई 24 सेंटीमीटर, यानी आपको लंबाई पता चल गई। अब आपको क्या निकालना है, विकर्ण की लंबाई यानी कि लंबाई का स्क्वायर जो कि है 24, इसका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस चौड़ाई का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 576। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है 49। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आएगा, 625। और इसका रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ओके, तो आपका आंसर क्या आ गया, विकर्ण की लंबाई जो है वो हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पर प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन आए हैं तो आपको इसको करना ही करना है। एक ट्रेन 10 सेकेंड में एक स्थिर वस्तु को पार करती है। यदि ट्रेन की चाल 25 मीटर प्रति सेकेंड है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को हमने आपको बार बार यही कहा है कि अगर ट्रेन किसी वस्तु को पार करेगी तो जो ट्रेन की लंबाई है वही कुल दूरी के बराबर होगी। तो आपको चाल दिया है, दूरी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे की समय, यानी कि चाल है 25 और समय है 10 सेकेंड, तो आपकी दूरी कितनी आ गई, आ जाएगी 250 मीटर के बराबर। और यही क्या हो जाएगी, तो यही हो जाएगी ट्रेन की लंबाई, क्योंकि ट्रेन क्या कर रही है, किसी एक वस्तु को पार कर रही है। तो जब ट्रेन किसी वस्तु को पार करेगी, खंबे को पार करेगी या व्यक्ति को पार करेगी, तो ट्रेन की लंबाई ही कुल दूरी के बराबर होती है, यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 250 मीटर। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, आप लोग सारे ही क्वेश्चन को वीडियो में पॉज करिए और उसके बाद अपने आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 159 रुपये को 2:5:6 के अनुपात में इस प्रकार बांटा जाए तो संबंधित अनुपात रुपए में कितने होंगे, यानी कि सभी को कितने कितने रुपए प्राप्त होंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया। इतने रुपए को 3 लोगों में बांटा गया है, तो आपको बताना है कि सभी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो आइए हम लोग निकाल लेते हैं पहले वाले का। देखिए, आपको पहले वाले का निकालना है, तो पहले वाले का अनुपात क्या है, 2 है। 2 को ऊपर रखिए, बटे में सभी को जोड़ दीजिए, 2 + 5 + 6, ठीक है, और गुणा कर देना है जितने रुपए में बांटा गया, यानी कि 169 से। तो 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 5 2 7 7 6 13, 2/13 इंटू कितना आ गया, 169। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 13 बार में जाएगा, यानी कि 13 दूनी क्या हो गया, 26 हो गया। यहाँ तक समझ में आया, 13 दूनी क्या हो गया, 26 हो गया। तो पहले वाले को मिल रहा है 26 रुपये, दूसरे वाले को क्या मिल रहा है, 5/13 गुणे में 169। तो इससे कैंसिल करेंगे, 13 बार में गया, और 13×25 कितना हो जाएगा, तो ये 65 हो जाएगा, यानी कि दूसरे वाले को 65 रुपये मिल रहा है। तीसरे वाले को कितना मिलेगा, 6 गुणे में 13, ठीक है, यही चीज़ आएगा। इससे कैंसिल कर लेंगे, फिर 13 बचेगा, तो 6 गुणे 13 कितना हो जाएगा, 13 छंग 78, यानी कि तीसरे वाले को मिलेगा 78 रुपये। तो आपका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 26, 65 तथा 78 रुपये जो है वो इन तीनों को मिलेंगे। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को फटाफट आप लोग करिए जल्दी से। यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। एक संख्या मान लीजिए x है,
दूसरी संख्या को मान लीजिए y है, ठीक है। तो क्या बोला है, एक संख्या का 60% यानी कि 60/100। यहाँ तक समझ में आया, 60/100। दूसरी संख्या यानी कि y के 2/3 यानी कि 2/3 के बराबर है। तो आपसे पूछा है संख्या ज्ञात करिए। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कैंसिल कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2×3 6, 2×5 10, कितना आ गया 3/5x बराबर y गुणे 2/3। आप x और x को y को एक साथ कर लीजिए और नंबर को एक साथ कर लीजिए। तो कैसे होगा, देखिए x अपॉन में y आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 2/3 था, और इधर से ये जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो गया 5/3। यहाँ तक समझ में आया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10/9। तो दो संख्याओं का अनुपात क्या हो गया, 10/9, यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए, देखिए क्या है। 15 व्यक्ति एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या 5 और बढ़ा दी जाए तो काम कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया। 15 व्यक्ति हैं, किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, और बोल रहा है कि अगर व्यक्तियों की संख्या 5 और बढ़ा दी जाए तो व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो वह किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं कितने दिन में पूरा कर लेंगे, फिर पता करना है कि कितने दिन पहले कार्य हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, कितने बार में कैंसिल होगा, 3 बार में। 15×3 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 20 लोग जो हैं उसी कार्य को 45 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। अब आपसे पूछा गया था कि काम पहले 60 दिन में हो रहा था और अब 45 दिन में हो रहा है, तो कितने दिन पहले हो रहा है ये आपको निकालना है। यानी कि 60 में से आपको 45 घटा देना है, तो आपका आ जाएगा 15 दिन पहले जो है वो कार्य कंप्लीट हो जाएगा, अगर 5 लोग और बढ़ा दिए जाएंगे तो। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 15 दिन। समझ में आ गया यहाँ तक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। आप लोग सारे ही क्वेश्चन के आंसर देना है आपको कमेंट करके, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए, कितने क्वेश्चन अच्छे थे, कितने क्वेश्चन टफ थे, सब कुछ आपको बताना है। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक यानी कि इसका मोड ज्ञात करना है, ठीक है। आपको निकालना है क्या, मोड। तो इन आंकड़ों का बताइए मोड क्या होगा। बहुलक वही होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। तो कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है, तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा 80 नंबर जो है वो 3 बार आया है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया हुआ है जो कि कक्षा की छात्रों की पसंद को दर्शाता है। इस चार्ट का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। चार्ट आपने देख लिया, ये हो गया, लैंग्वेजेस दिए गए हैं सारे, फिजिक्स, ठीक है, उसके बाद मैट्रिक्स है, फिर केमिस्ट्री है, सोशल साइंस है और कंप्यूटर साइंस है। सभी के परसेंटेज लिखे हुए हैं यहाँ पे। आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इसका आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है। यदि कक्षा में कुल 80 छात्र हैं तो उनमें से कितने छात्रों को कंप्यूटर साइंस पसंद है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटर साइंस का परसेंटेज क्या था। तो कंप्यूटर साइंस का परसेंटेज है 15, और टोटल लोग कितने हैं, तो टोटल लोग 80। यहाँ से आप निकाल लीजिए परसेंटेज, 15/100, ठीक है। 0 से 0 को कैंसिल कर लीजिए, 2×5 10 और 2×4 8 हो गया। फिर 5 से कैंसिल करिए, 5×3 15, यानी कि 4×3 कितना हो गया, 12। तो 12 लोग ऐसे हैं जिनको क्या पसंद है, कंप्यूटर साइंस पसंद है। ओके, तो आपका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 लोगों को कंप्यूटर साइंस पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। नंबर 11 क्या है, छात्रों की कुल संख्या 500 है, तो ऐसे छात्र जो कि कंप्यूटर साइंस, रसायन शास्त्र और भौतिकी शास्त्र पसंद करते हैं उनका अनुपात अन्य विषयों के छात्रों के साथ कितना होगा। क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया। आइए हम लोग आते हैं चार्ट पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, कंप्यूटर साइंस है 15%, उसके बाद रसायन शास्त्र ये है 20%, और फिर भौतिकी शास्त्र है 25%। तो इन सबको हम लोग पहले ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 15 + 20 + 25, तो इसको ऐड करिए, कितना आएगा बताइए जल्दी से। 20 + 25 कितना हो जाएगा, 45, और 45 + 15 हो जाएगा 60। तो आपको क्या करना है, 500 का निकाल लेना है 60%, ठीक है। क्या करना है, 500 का निकाल लेना है 60%। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 अंक कितना हो गया, 30, यानी कि 300 आ गया यहाँ से। तो 300 लोग ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर साइंस, रसायन शास्त्र और भौतिकी शास्त्र को पसंद करते हैं। अब 500 में से 300 ये वाले हो गए, तो बचे कितने, 200 लोग बचे जो कि नहीं पसंद करते हैं इनको, ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट्स वाले हो गए। तो आपसे इन्हीं दोनों का अनुपात पूछा था, तो आपका अनुपात देखिए क्या आ गया, 300:200 आ गया। यानी कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा, 3:2, यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, कोई है ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 3:2।
आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भौतिकी विषय से संबंधित सेक्टर का कोड क्या है। आपको यहाँ पे निकालना है कि उसका एंगल क्या होगा। तो बताइए एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं। प्रतिशत दिया है, प्रतिशत से आपको एंगल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भौतिकी का प्रतिशत कितना है, फिर उसके बाद उसका कोड निकाल देंगे। ओके, तो देखिए फिजिक्स का परसेंटेज दिया है 25%, यानी कि भौतिकी का परसेंटेज जो है वो 25 है। आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा बस इतना ही है। 360 लिख लीजिए एंगल के लिए और उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी उसका परसेंटेज हो, यानी कि 25/100 से। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटिए, 5 × 25, 5 दूनी 10, फिर 2 से इसको काट लीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 18 पंजे कितना हो जाएगा, तो 18 पंजे हो जाएगा 90, यानी कि इसका कोण जो है वो होगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो इसका कोण कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, जैसा कि आप लोगों को डायग्राम से भी स्पष्ट हो रहा होगा। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक एकदम अच्छे से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर। तो इस वाले का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, यानी कि 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। दो घड़ियाँ 850 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेची गई। एक पर 15% की हानि हुई और दूसरी पर 15% का लाभ हुआ। तो आपसे पूछा जा रहा है लाभ और हानि प्रतिशत को बताइए। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। हमें निकालना है लाभ और हानि प्रतिशत क्या होगा। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए कि इतने ही प्रतिशत का लाभ हो रहा है और उतने ही प्रतिशत की हानि हो रही है, तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, x² / 100, और आपका आंसर आ जाएगा। और इस केस में हमेशा क्या होगी, तो इस केस में हमेशा हानि होगी, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो x² यानी कि x का मान है 15, तो रख लेते हैं यहाँ पे 15 × 15 बटे में करना है 100। 15 × 15 कितना होता है, 225, और बटे में 100 करने लाएं, यानी क्या आ जाएगा 2.25 आ जाएगा। ठीक है, तो 2.25% की क्या हो रही है, तो हानि हो रही है। ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए क्या है। 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन क्लियर हो गया। 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस बराबर है 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के। तो आपसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। तो सबसे पहले आप लोग निकाल लो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में रेशियो क्या है। तो CP/SP इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 80/120। 40 से इसको कैंसिल करिए, 40 दूनी 80, 40 तिहाई 120। ठीक है, तो 2:3 का अनुपात आ गया। अब देखिए सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो जाहिर सी बात है कि लाभ होगा। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे हम लोग, तो कॉस्ट प्राइस आपका आ रहा है 2 और सेलिंग प्राइस आ रहा है 3। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितना हो जाएगा, 3 - 2 यानी कि 1 बटे में क्रय मूल्य 2 और गुणे में 100। तो इसको कैंसिल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50%। ठीक है, तो 50% का क्या होगा, लाभ होगा। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए क्या है। एक परीक्षा में 25 सवाल हैं। प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए हैं तो उसने कितने सवाल सही किए हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा। आइए तब तक हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कुल मिला के 25 सवाल हैं, यानी कि उसने सही कितने किए, गलत कितने किए, अभी हमको ये नहीं मालूम है। तो हमने मान लिया सही सवाल जो है वो x हैं और उसने जो गलत किए हैं वो y हैं। और कुल सवाल कितने हैं, तो कुल हैं 25 सवाल, जिसकी वैल्यू हो गई 25 के बराबर। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ओके, अब दूसरी इक्वेशन देखिए कैसे बनाना है। प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक यानी कि 4 टाइम्स ऑफ x हो गया, और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं, यानी कि -2y कर लीजिए। और जितने के नंबर उसको मिल रहे हैं वो इसके बराबर पे आ जाएगा, यानी कि 70 अंक उसको प्राप्त हुए, ये इसके बराबर में हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अब इसमें से देखिए 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो 2 को कॉमन ले लिया, क्या बचा, 2x - y विच इज़ इक्वल्स टू 70 के। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x - y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 30 के बराबर। ठीक है, कितनी के बराबर आ जाएगी, तो 2x - y की वैल्यू आ गई 35 के बराबर। और उसके बाद पहली इक्वेशन क्या थी, तो ये थी x + y इज इक्वल्स टू 25। इन दोनों को हमें कर लेना है ऐड, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, y से y कैंसिल होगा। 2x + x कितना हो जाएगा, 3x विच इज़ इक्वल्स टू 60 के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 के बराबर। कितनी की आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 के बराबर, यानी कि सही सवाल के उसने कितने जवाब दिए हैं,
तो सही सवाल उसने किए हैं 20, यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और कितने गलत किए हैं, तो नेचुरल सी बात है, जब 25 सवाल थे सही सवाल 20 हैं, तो गलत सवाल उसने किए हैं 5। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 6, 8, 12 और 16 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो जब भी आपको क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो आपको क्या करना है, लासा निकाल लेना है। ठीक है, किसका लासा, तो इन्हीं संख्याओं का। तो आइए हम इसको पहले फैक्टर कर लेते हैं। 6 को फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 3 में आएगा। 8 को फैक्टर करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा। 12 को करेंगे तो क्या आएगा, 4 तिहाई 12, यानी कि 2 का स्क्वायर गुणे में 3। 16 को करेंगे तो क्या आएगा, तो यह आ जाएगा 2 की पावर 4। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इन्हीं सब का हमको निकालना है लासा। लासा में क्या करते हैं, जितनी भी संख्याएं यूज़ हुई उन सभी को लिख लेते हैं और उस पर सबसे बड़ी घात लगा देते हैं। तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, ये है 4, और 3 पे कोई घात नहीं है तो 3 को हमें ऐसे ही लिख लेना है। ठीक है, तो देखिए इन सभी संख्याओं का लासा क्या हो जाएगा, तो इन सभी संख्याओं का लासा हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू में 3, तो 16 गुणे में 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 16 3 कितना होता है, ये होता है 48, यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, 48 है, जो कि 6, 8, 12 और 16 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 क्या है, संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पे क्या दिया है, 2√11, 4√3, 3√5 और 5√2। इसको आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में इसको लगाना है। ठीक है, तो देखिए आपको सभी में रूट क्या दिया है, अंडर रूट में दिया है 2। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यानी कि 2 लिखा है सभी में। जब 2 हो, 3 हो, इस तरह के रूट अलग अलग हों तब इसके लिए प्रॉब्लम होगी, पर अभी यहाँ पे सिंपली सब में एक ही दिया है, तो आपको सिंपल सा क्या कर लेना है, देखिए 2√11 लिखा है, यानी कि 2 इंटू 11 करिए आप सिंपल सा। 4√3 लिखा है, यानी कि 4 इंटू 3 करिए। 3√5 है, यानी कि 3 इंटू 5 करिए। और 5√2 है, यानी कि 5 इंटू 2 कर लीजिए। बस सभी का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22, 12, 15 और ये क्या आ गया, 5 2 ज़ा 10। बस जैसे ही आया उसी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज कर देना है। तो सबसे छोटा देखिए क्या है, 5√2, यानी कि 10 जो है वो सबसे छोटा है। फिर उसके बाद है 4√3, फिर उसके बाद क्या है 3√5, यानी कि 15, और सबसे बड़ा क्या है, तो ये है 2√11, यानी कि 22 आ रहा है। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। जब भी आपको एक रूट लिखा हो, यानी कि सभी में कुछ नहीं लिखा है, तो सभी में 2 2 होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। सभी में 2 2 है, तो आपको क्या करना है, 2 इंटू 11, 4 इंटू 3, 3 इंटू 5 और 5 इंटू 2 कर लेना है, और जो भी आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज कर देना है और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में है। अब यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और संख्याएं दी गई हैं जो कि फ्रैक्शन के रूप में, और आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा आरोही क्रम में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में है। क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए ए होता है अंश और बी होता है हर, यानी कि ऊपर वाला जो होता है वो होता है अंश और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। तो आपको इन सभी संख्याओं में देखने को मिल रहा होगा कि अंश और हर में अंतर क्या है, समान है। यानी कि सभी संख्याओं में अंश और हर में अंतर सिर्फ 1 का है। 2 और 3 के बीच में अंतर 1 का, 3 और 4 में 1 का, 4 और 5 में 1 का, और 1 और 2 में भी 1 का अंतर है। ठीक है, तो डिफरेंस जब आपको समान दिखेगा तो आपको सिर्फ ऐसे अरेंज कर देना है अंश के अकॉर्डिंग, यानी कि अंश में जो बड़ा वो नंबर सबसे बड़ा, और अंश में जो छोटा वो नंबर सबसे छोटा। तो आपका असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 इस तरह से अरेंज है और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर अंश को देखिए और इसको अरेंज करिए तो आपका हर भी अपने आप अरेंज हो जाएगा, यानी कि आपका पूरा का पूरा फ्रैक्शन जो है वो असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में अरेंज हो चुका है। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे। जब 16 टू दी पावर 27 प्लस 37 को 17 से विभाजित किया जाए तो शेष ज्ञात कीजिए, यानी कि शेषफल रिमाइंडर क्या बचेगा जब 16 टू दी पावर 27 प्लस 37 को 17 से विभाजित किया जाएगा तो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 16 टू दी पावर 27 और इसको क्या करना है, 17 से विभाजित करना है। तो आप देख लीजिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी कि 17 से जो 16 है वो कम है या ज़्यादा है, तो आपको मिलेगा कम है। और कितना कम है, तो -1 कम है। ठीक है, -1 कम है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, 16 के जगह पे क्या रख देना है, -1 रख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। 16 की जगह पे लिखना है -1 और उसकी पावर लगा देनी है वही जो कि 16 की पावर लगी है, और प्लस क्या हो गया, तो ये हो गया 37। अब देखिए यहाँ पे -1 टू दी पावर क्या लगी है, 27, जो कि ऑड बार है। जब भी -1 को हम ऑड टाइम्स मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो इसका क्या हो गया, -1 प्लस 37, जो कि बराबर आ गया किसके, तो ये आ गया 36 के बराबर।
और 36 को हम लोग 17 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 17 दूनी 34, यानी कि 2 बार में जाएगा और 2 ही क्या बचेगा, तो 2 ही शेषफल भी बचेगा। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 16 टू दी पावर 27 प्लस 37 को जब हम 17 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 2 बचेगा। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा जा रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्याओं के बीच में अंतर ज्ञात करिए। तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 लिख करके 4 0 लगा दीजिए, ये हो गई 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 4 बार आपको 9 लिख देना है, ठीक है। और इन दोनों में क्या करना है, डिफरेंस निकाल लेना है। तो इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1, यानी कि डिफरेंस कितने का आएगा, तो डिफरेंस आएगा सिर्फ 1 का। आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है कि यदि एक संख्या के 9/5 का 35% 252 है तो संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आए, आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक संख्या मान लीजिए x है, उसका 9/5 यानी कि लिख लिया, फिर क्या बोला है का 35% यानी कि 35/100 किसके बराबर है, 252 के बराबर है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। 5 सते 35 हो गया, अब बाकी 9 सते कितना हो गया, 63 हो जाएगा। तो इसको उधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। x इज इक्वल्स टू 252 इंटू में 100 डिवाइडेड बाई क्या करना है, तो डिवाइडेड बाई 9 सते 63 यानी कि 63 हो गया। अब इससे इसको कैंसिल करिए और इसको मल्टीप्लाई करिए 100 से, बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है। आंसर हो जाएगा x का मान हो जाएगा 400, यानी कि संख्या क्या हो गई, तो संख्या हो जाएगी 400। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो सभी अपरिमेय संख्याएं कैसी होती हैं, तो ये होती हैं वास्तविक संख्याएं, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए क्या है। नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे है। 2,29,301 में 9 के स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू तथा अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू का डिफरेंस आपको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो हम लोग इसमें से देख लेते हैं कि 9 किस पोजीशन पे है। तो 9 आपको मिलेगा कि ये 1000वीं पोजीशन पे है, तो 9 का जो स्थानीय मान है वो हो जाएगा 9000 के बराबर। यहाँ तक समझ में आया। 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 9000, और उसका अंकित मान फेस वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है वही संख्या यानी कि 9। और इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस निकालना है, तो निकाल लेते हैं। डिफरेंस कितना रहेगा, 8991। आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है। यदि 4y + 55 और 3y + 69 डिग्री संपूरक कोण हैं तो y का मान ज्ञात करिए। क्वेश्चन समझ में आ गया। दोनों कोण कैसे दिए गए हैं, तो दोनों कोण आपको दिए गए हैं संपूरक कोण, और आपको निकालना है y का मान। तो देखिए, जब भी दो कोण संपूरक कोण होते हैं तो उनका जो योग होता है वो होता है 180 के बराबर, यानी कि 4y + 55 डिग्री प्लस 3y + 69 डिग्री जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 के बराबर। यहाँ तक समझ में आया। अब 4y + 3y कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7y। 55 + 69 को करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 124, विच इज़ इक्वल्स टू है 180 के बराबर। इसको इधर कर लीजिए माइनस में, यानी कि 180 में से 124 को माइनस कर लेते हैं। तो 7y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 7y की वैल्यू आ जाएगी 56 डिग्री के बराबर। अब 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो y का मान आ जाएगा 8, यानी कि 8 से कितना होता है, 56 होता है। तो y का मान कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए क्या है। यदि भाजक x + 2 है, भागफल 4x - 5 है और शेषफल जो है वो 12 है, तो आपको भाज्य निकालना है, ठीक है। भाज्य कैसे निकालते हैं हम लोग, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल से। तो भाजक क्या है, x + 2, भागफल क्या है 4x - 5 है, ठीक है, और शेषफल क्या है, तो प्लस हो गया 12। भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका भाज्य। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आएगा, 4x² प्लस कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें किया। अब उसके बाद x का मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो -5x और माइनस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और प्लस कितना है, तो प्लस है 12। यहाँ तक समझ में आया। 4x² प्लस 3x, 8x में से 5x जाएगा, कितना बचेगा, +3x, और -10 + 12 है तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा।
तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4x² + 3x + 2 जो होगा ये हो जाएगा भाज्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए क्या है। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 है तो इसका परिमाप ज्ञात करिए। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल होता है a² √3 / 4 के बराबर, और इसी की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है 24√3 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से √3 को कैंसिल कर लीजिए, a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 24 × 4 के बराबर। यहाँ तक समझ में आया, 24 × 4 के बराबर आ जाएगी a² की वैल्यू। आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a = क्या आ जाएगा, 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 × 3, और फिर क्या है 4 है। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है 2 × 4, और इंटू में कितना है 3 है, इंटू में है 4। अब यहाँ से देखिए 4 का पेयर बन गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। जब इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो आपकी a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4 √ 6। यहाँ तक समझ में आया, 4 √ 6 ये आ गई a की वैल्यू। ये क्या आ गया, तो ये आई समबाहु त्रिभुज की भुजा, और आपको क्या निकालना है, इसका परिमाप निकालना है। तो भुजा में हम लोग कर देंगे 3 से गुणा, तो आपका आ जाएगा परिमाप, यानी कि 4 √ 6 है, इसमें आप लोग कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 12√6, ठीक है। तो इसका परिमाप क्या आ गया, 12√6। यहाँ पे आपका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था, ये एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है जो कि मिसप्रिंट दिया गया था, ठीक है। तो मान लीजिए यहीं पे हो जाएगा ये 12√6, तो यही आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए क्या है। एक आयताकार मैदान की लंबाई 125 मीटर है, उसकी चौड़ाई 75 मीटर है तथा मैदान के बीच में 3 मीटर चौड़ी पैदल पट्टी है। तो पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग बना के देख लेते हैं। एक आयताकार मैदान है जिसकी आपको लंबाई दी गई है 125 मीटर के बराबर, चौड़ाई दी गई है 75 मीटर के बराबर, और आपको यहाँ पे बोला गया है कि 3 मीटर चौड़ी पैदल पट्टी है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 3 मीटर चौड़ी पैदल पट्टी को बना लिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इस पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। आपको लंबाई क्या दी गई है, 125 दी गई है, चौड़ाई क्या दी गई है, तो 75 दी गई है। जब हम इसमें से पट्टी का चौड़ाई निकाल देंगे, यानी कि 3 मीटर निकाल देंगे, तो आपकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 72 हो जाएगी, और वही आपका आंसर हो जाएगा। पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल पूछा है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए इसकी लंबाई तो वही रहेगी और चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो चौड़ाई हो जाएगी 75 माइनस में 3, यानी कि कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 125 इंटू में 72 के बराबर। यहाँ तक समझ में आया। पैदल पट्टी की बिना पूछा था तो इतना हमने इसको माइनस कर दिया, तो चौड़ाई आ गई 72। अब 125 इंटू 72 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9000। तो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पैदल पट्टी के बिना मैदान का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 9000 वर्ग मीटर के बराबर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए क्या है। मूलधन की गणना करिए यदि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 और 7 वर्ष में 1500 रुपये हो जाती है तो। क्वेश्चन समझ में आया। 4 वर्ष में क्या हो रही है, वो 1200 हो जा रही है, और 7 वर्ष में कितना हो जा रही है, तो 7 वर्ष में 1500 हो जा रही है। आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, तो समय कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का, ठीक है। यहाँ 4 वर्ष है, यहाँ 7 वर्ष है, यानी कि समय में डिफरेंस है 3 साल का। और धनराशि में कितना डिफरेंस है, धनराशि में डिफरेंस है 300 का। समझ में आया। 1200 और 1500 में डिफरेंस कितने का है, 300 का है। आपको माइनस नहीं करना है कि बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो माइनस में आ जाएगा आंसर, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ डिफरेंस लेना है। तो इधर साल में आ गया 3 वर्ष का, और इधर राशि में आ गया 300 रुपये का। तो आपको 3 वर्ष का जो ब्याज है वो 300 रुपये के बराबर आ गया। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 100 रुपये के बराबर। यहाँ तक समझ में आया। जब 3 वर्ष का ब्याज 300 रुपये है तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, ये होगा 100 रुपये के बराबर। बस आपका क्वेश्चन देखिए सॉल्व हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 4 वर्ष में 1200 रुपये हो जाता है, यानी कि ये दिया है मिश्र धन आपको, ठीक है। मिश्र धन आपको दिया है और आपको निकालना है मूलधन। तो कैसे निकालेंगे, मिश्र धन में से हम लोग क्या करेंगे, ब्याज को माइनस कर देंगे। अब देखिए 1 वर्ष का ब्याज था 100 रुपये, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना हो रहा है, 4 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 400। तो 1200 में से मिश्रधन में से जब हम लोग 4 वर्ष का ब्याज यानी कि 400 को माइनस कर देंगे तो आपका निकल जाएगा मूलधन, जो कि आ जाएगा 800 रुपये के बराबर, ठीक है। तो आपका मूलधन कितने के बराबर आ गया, ये आ गया 800 रुपये के बराबर। यही चीज़ आप लोग इसमें से भी कर सकते हो।
1500 में से माइनस कर दीजिए कितना 700, जो कि 7 वर्ष का ब्याज है। तो यहाँ से भी 800 आपका मूलधन आ जाएगा। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 आपकी स्क्रीन पे है। एक 125 मीटर लंबी मेट्रो ट्रेन एक 75 मीटर लंबे स्टेशन को 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति बताइए। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रही है ट्रेन, व्यक्ति को नहीं पार कर रही है, ना ही खंबे को पार कर रही है। ट्रेन क्या कर रही है, लंबे स्टेशन को पार कर रही है। तो यहाँ पे जो कुल दूरी होगी वो हो जाएगी इन दोनों की योग के बराबर, और आपको समय भी दिया है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे ट्रेन की गति। ठीक है, तो आइए कर लेते हैं। देखिए चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे में समय। दूरी कितनी हो जाएगी 125 प्लस 75 यानी कि 200, बटे में आपको क्या करना है समय यानी कि 10 सेकेंड। 0 से 0 कैंसिल करिए, ये आ गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। कितने में आया, तो ये आया मीटर पर सेकेंड। और आपको आंसर किस में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो इसमें हम लोग चेंज कर लेते हैं 18/5 से गुणा करके। 5 चौके कितना हो गया 20 हो गया, और 18 चौके कितना हो जाएगा, तो 18 चौके हो जाएगा 72, यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 75 मिसप्रिंट हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको 72 कर लीजिए, और आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा यही इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए क्या है, जैन एक लॉटरी जीती है और इनामी राशि का 1/3 भाग उसे मिलता है। अगर वह 6000 रुपये, जो कि उसका 1/6वां भाग है, दान कर देती है, तो लॉटरी कितने रुपए की थी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अब देखिए वीडियो को आप लोग पॉज करिए, और पॉज करके इसका आंसर बताइए कि क्या होगा कमेंट सेक्शन में। आइए तब तक हम लोग आपको आंसर देते हैं। देखिए जॉन एक लॉटरी जीती है और आपसे पूछा है कि लॉटरी कितने रुपए की है। तो मान लिया लॉटरी क्या है, x रुपए की है। उसकी इनामी राशि का 1/3 भाग उसे मिलता है, तो उसका 1/3 भाग उसे मिलता है, और जिसमें से भी आपको बताया गया है कि उसका 1/6वां भाग जो है वो 6000 रुपये के बराबर है। ठीक है, उसका 1/6वां भाग क्या है, 6000 रुपये के बराबर है। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6000 गुणे में 18, 6 3 18 हो गया, तो 6000 गुणे में 18। अब 18 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा, यानी कि 1,08,000 जो है वो क्या हो जाएगा, लॉटरी का प्राइस हो जाएगा। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है, 15 व्यक्ति एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर व्यक्तियों की संख्या 5 और बढ़ा दी जाए तो काम कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट हो गया, इसका आंसर हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ओके, 15 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है, दिए गए बार चार्ट में 4 कंपनियां C1, C2, C3, C4 के वर्ष 2012, 13 और 14 की बिक्री जो है वो मिलियन में दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे समझिएगा अच्छे से, 2012 को इस कॉलम से दर्शाया गया है, 2013 ये बीच वाला है, और 2014 जो है वो सबसे लास्ट वाला है। ठीक है, समझ में आ गया। आइए हम लोग अब क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग फिर इसको सॉल्व करेंगे। 2012 की तुलना में 2013 के लिए C1 और C4 की संयुक्त बिक्री का अनुपात कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन को देख लिया, 2012 और 2013 में आपको क्या करना है, C1 और C4 को जोड़ देना है। आइए कर लेते हैं। क्या बोला था, C1 और C4 में 2012 और 13 की संयुक्त बिक्री का निकालना है। तो पहले हम लोग 2012 का निकाल लेते हैं। 2012 में देखिए C1 में कितना है, 95 है, तो इसको जोड़ लिया। 95 में कितने को जोड़ देंगे, C4 का, यानी कि 100 को। तो 94 में हम लोगों ने 100 को जोड़ दिया, तो ये आ गया 195। अब उसके बाद हमें किसका निकाल लेना है, 2013 का। तो देखिए इसमें क्या है, 85 है, इसको कर लिया, और 85 में ऐड कर दिया हमने 110 को। तो आपका यहाँ से भी क्या आएगा, 195 ही आएगा। और इन दोनों में आपको रेशियो निकालना है, यानी कि रेशियो क्या हो जाएगा आपका, तो रेशियो हो जाएगा 1 का। ठीक है, 195 बटे में 195 करेंगे तो कितना आएगा रेशियो, तो ये आएगा 1:1 का रेशियो, या फिर इसको आप लोग 1 भी लिख सकते हो। यहाँ तक समझ में आ गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इसी से रिलेटेड है। 33 आपकी स्क्रीन पे है, C2 की वर्ष 2012 और 2014 की संयुक्त बिक्री उन्हीं वर्षों के लिए C3 से कितनी ज़्यादा होगी। समझ में आया क्वेश्चन। 2012 और 14 में आप लोग निकाल लीजिए C2 का, और फिर वही चीज़ आपको करना है C3 में, और दोनों को देख लीजिए कि कितना डिफरेंस है, और आपको इसमें परसेंटेज में भी निकालना है आंसर। ठीक है, तो आइए हम लोग करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये C2 है, ये है C3, और आपको क्या करना है, 2012 और 2014 का इन दोनों को जोड़ लेना है। तो 150 155 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 305, और उसी तरह से सेम काम आपको C3 में करना है, यानी कि 125 और 135 को जोड़ना है। तो ये आ जाएगा कितना, 260 के बराबर। अब आपको निकालना है कि कितना ज़्यादा है, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 305 और 260 में जो डिफरेंस है वो आएगा 45 का डिफरेंस। ठीक है,
नीचे किसको रखना है, C3 वाले को रखना है, क्योंकि इसी से निकालना है आपको परसेंटेज। 260 हमने रख दिया नीचे, और गुणा किससे कर देंगे, तो गुणा कर देंगे 100 से। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 17.3%। ठीक है, कितना आ जाएगा, 17.3%। आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ओके, 17.30। अब देखिए C3 को नीचे क्यों रखा था, क्योंकि पूछा गया है C3 से कितना ज़्यादा है। तो जिससे पूछा जाएगा, जिसके बाद से लगा होगा उसको आपको नीचे रखना है, और जो दोनों का डिफरेंस होगा 45 उसको आपको ऊपर रखना है, गुणा कर देना है 100 से, तो आपका आंसर निकल आता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पे। यहाँ पे पूछा गया है कि 2012 से 2013 के दौरान किन दो कंपनियों ने वृद्धि दर्शाई है। तो किन दोनों कंपनियों ने वृद्धि दर्शाई है, आइए चेक कर लेते हैं। तो देखिए 2012 में देख लीजिए और 2013 में देख लीजिए, किसमें किसमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। देख लेना है कि किसमें 2013 में वृद्धि हुई है। तो देखिए C1 में देखेंगे तो इसमें कमी हो गई, या सर आपका नहीं होगा। इसमें भी कमी हो रही तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 125 था 130 हो गया, तो इस वाले में वृद्धि हुई है। यहाँ पे 100 था 110 हो गया, तो इसमें भी वृद्धि हुई है। यानी किन दोनों कंपनियों में वृद्धि हुई है, तो ये हुई है C3 और C4 में। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये हुई है C3 और C4 में, यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या है। y का वह न्यूनतम मान क्या होगा जिसके लिए 267y2 3 से पूर्णतया विभाजित होगी। क्वेश्चन आपको समझ में आया, आइए कर लेते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन के लिए पता होना चाहिए कि 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है। 3 से विभाजिता का नियम ये होता है कि जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उन सभी का सम, यानी कि उनका एडिशन करने पे अगर वो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो रही है तो पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। तो आइए हम लोग इसको ऐड करते हैं। 2 + 6 + 7 प्लस क्या है y और +2 है, तो इसका ऐड कर लेते हैं। 6 2 कितना हो गया 8, 8 2 10 और 10 7 कितना हो गया 17 हो गया। 17 में हम ऐसा क्या जोड़ दें, यानी कि y का ऐसा मान क्या रख दें कि ये जो संख्या है वो 3 से विभाजित हो जाए। तो y का आपको क्या पूछा है, न्यूनतम मान, तो y का मान आपको रखना होगा 1। ठीक है, तो 17 + 1 कर लेंगे, यानी कि कितना आ गया 18 आ गया, जो कि 3 से पूर्णतया विभाजित है। तो आपकी पूरी पूरी संख्या जो होगी वो पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो 1 रख के देखिए आपकी संख्या क्या बनेगी, 26712, और ये जो संख्या ये पूरी पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि y का जो न्यूनतम मान होगा वो होगा 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 भी ऐसा ही कुछ है। यदि P713 11 से विभाजित है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या P का मान ज्ञात करिए। अब देखिए यहाँ पे आपको 11 से विभाजिता का नियम पता होना चाहिए। तो 11 से विभाजिता का नियम क्या होता है, पहले संख्या लिख लीजिए P713। यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑड और ऑड का सम करना है और इवन का सम करना है, और दोनों का डिफरेंस देख लेना है कि वो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, तभी वह संख्या क्या होगी 11 से विभाजित होगी। तो जोड़ लेते हैं। आइए हम लोग 7 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। 10 में से हम लोग माइनस कर देंगे किसको, इन दोनों का सम, यानी कि P + 1 को, और कितना आना चाहिए, तो यह 0 या फिर 11 आना चाहिए। ठीक है, तो कर लेते हैं। देखिए 10 - P - 1। ठीक है, तो 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, और इक्वल में क्या है 0 है, तो 10 में से 1 गया 9 बचा। 9 - P विच इज़ इक्वल्स टू 0 के, तो आपकी P की वैल्यू कितनी आ गई, तो P की वैल्यू आ गई 9 के बराबर। तो आपका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि P का जो मान है वो 9 होना चाहिए। संख्या हो गई 9713। अब इसको आप लोग डिवाइड करके आराम से देखिए, तो ये 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पे। दो संख्याओं का योग 437 है और उनका गुणनफल 21,982 है, तो उनके संख्याएं ज्ञात करिए। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोग करने बैठोगे सॉल्व तो बहुत ही लंबे मेथड से होगा, और एग्जाम में टाइम आपको बचाना होता है, तो कैसे इसको ईजी तरह से कर सकें आइए ये सीखते हैं। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले दो संख्याएं दी गई हैं आपको ऑप्शन में, इसको ऑप्शनल मेथड से हमें करना है। जितनी संख्याएं दी हैं सभी को जोड़ करके देखिए क्या 437 आ रहा है सभी के जोड़ने पे, तो जिन दो संख्याओं के जोड़ने पे 437 आ जाएगा, आप उन्हीं दो संख्याओं को गुणनफल करके देख लो। अगर गुणनफल ये आ जाता है तो आपका वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नहीं आता है तो किसी और को जोड़ के देखिए, ये नंबर आ जाएगा जोड़ने पे, फिर आप लोग उसी का मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 58 और 379 को अगर आप जोड़ोगे तो ये आएगा 437, और इसका मल्टीप्लाई कर लोगे तो सेम ये आ जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए, एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उसके 3 गुना उसने गलत कर दिए।
अगर उसने कुल 76 प्रश्नों को हल किए तो उसने कितने प्रश्न सही हल किए ये आपको बताना है, ठीक है। तो हमने मान लिया उसने सही हल कितने किए, x किए, उसके 3 गुना गलत हल कर दिए, यानी कि 3x जो है उसने गलत हल कर दिए। यदि उसने कुल 76 प्रश्न हल किए, यदि कि सही और गलत मिला करके, सही और गलत को क्या करके मिला करके 76 प्रश्नों को उसने हल किया, ठीक है। तो 3x + x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x के बराबर। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 76 के बराबर। x की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, 4 एकम 4 और कितना जाएगा यहाँ पे 3 जाएगा, तो 4 ना वही हो जाएगा 36। यानी कि उसने कितने प्रश्नों को सही हल किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 19 करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि उसने कितने प्रश्नों को गलत हल किया, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे गणना करिए। क्या दिया है, 26,064 डिवाइडेड बाई 543 डिवाइडेड बाई 8 है। इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए 26,064 को लिखिए, फिर मल्टीप्लाई करके इसको लिख लीजिए 1/543, ठीक है। क्या था आपका डिवाइड में है तो इसको इस तरह से लिखिए, उसके बाद फिर डिवाइड लगा है तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है 1/8 लिख लेना है। बस आप लोग इसको क्या करो, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6, यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, क्या है 3.0, 0.3, 0.03 इंटू 0.003 का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, 3 लिखिए, फिर 0.3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10⁻⁻1, क्योंकि डेसिमल के बाद क्या है सिर्फ एक ही डिजिट है। उसके बाद 0.03 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻²। फिर उसके बाद देखिए 0.003 यानी कि डेसिमल के बाद 3 प्लेस है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 10⁻3। यहाँ तक समझ में आ गया, जितनी बार 3 आया है इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 बार आया है तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ पे सभी में क्या है, नीचे 10 है, ठीक है, सभी में 10 है, यानी कि आधार समान है। आधार समान होने पे क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं। तो आधार समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, यानी कि 10 की पावर हो जाएगा -1, -2 और -3। इन सभी को हम लोग ऐड करेंगे तो 3 2 5 और 5 1 6 हो जाएगा। और साइन किसका रहेगा, तो साइन रहेगा माइनस का, यानी कि 81 इंटू 10⁻ क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, और यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। है कोई ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है कि यदि अंडर रूट में 625 की वैल्यू 25 हो तो 0.0000625 डिवाइडेड बाई 25 का मान क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। जैसा हमने अभी आपको बताया, डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं उसको आप 10 की पावर में लिख लो। तो कितने नंबर हैं यहाँ पे, देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। डेसिमल के बाद 8 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 625 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई क्या है 25 है। अब देखिए यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू दिया है तो हम लोग इसको कैंसिल नहीं करते हैं, सीधे सीधे इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो 625 की वैल्यू कितनी है, 25 है, इसको हमने बाहर निकाल लिया। 10⁻⁻8 बाहर निकलेगा तो ये आएगा 10⁻⁻4 के, और डिवाइडेड बाई 25 है, इसको बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 5 टाइम्स, ठीक है। अब इसको इससे कैंसिल कर लीजिए, 5 25 हो जाएगा। 5 इंटू 10⁻⁻4 आ रहा है, कितना आ रहा है 5 इंटू 10⁻⁻4 आया है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.0005, यानी कि डेसिमल के बाद 4 अंक तक होना चाहिए। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ओके। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 आपकी स्क्रीन पे है। दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है, उनका मासा 14 है, तो उनका लासा ज्ञात करिए। अब देखिए हमने आपको इस तरह के क्वेश्चन में बार बार बताया कि संख्याओं का अनुपात दिया है, उनका मासा दिया है, तो आपको क्या करना है, जो भी अनुपात है यानी कि संख्या है 8, उसमें आप गुणा कर दो उसके मासा से, तो ये बन जाती है संख्या खुद, ठीक है। अनुपात नहीं, अब बन गई संख्या ये खुद। पहली संख्या हो गई इतनी और दूसरी संख्या क्या हो गई थी, ये हो गई 9 इंटू में 14। अब आपको संख्याएं पता चल गई, तो जब संख्याएं पता चल गई तो उनका लासा तो हम लोग आराम से निकाल ही सकते हैं ना। तो इनका लासा देखिए कैसे निकालेंगे, इसका लासा हो जाएगा 8 इंटू में 9 इंटू में क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 इंटू में 9 इंटू में 14, और इसका आप लोग मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा 1008, ओके। क्या आ जाएगा 1008, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 14 को एक बार क्यों लिए, क्योंकि ये दोनों में था। अब दोनों में एक बार यूज़ हो गया तो इसको एक ही बार तो लेंगे, और 8 और 9 दोनों में से एक बार था, तो जितनी भी संख्याएं आती हैं सभी को हम लोग लासा में लिखते हैं, इसलिए 8 इंटू 9 इंटू 14 कर लिया, तो यही इसका क्या आ जाएगा, लासा आ जाएगा। और मासा तो आपको पता ही है कितना है, 14 है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 पे।
यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 35% हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया? क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है, ये विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस का कितना है, तो ये 35% यानी कि 35/100। यहाँ तक समझ में आ गया? आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या निकाल लेना है, रेशियो निकाल लेना है। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन में हमने क्या कर लिया, सेलिंग प्राइस, विच इज़ इक्वल्स टू 35/100। तो 35 को काट लीजिए, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 0, 7/20 का आ गया। अब देखिए विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से, तो जाहिर सी बात है उसको लाभ हो रहा है, और हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे में 100। लाभ कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करके। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 13 आएगा, डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य यानी कि 7, और इंटू क्या करना है, 100 करना है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर कितना आएगा बताइए। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, यानी कि 185.71% का जो होगा उसको लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए। यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए हैं और इसकी आपको क्या करनी है, माध्यिका निकालनी है, ठीक है। तो आंकड़ों की माध्यिका निकालनी होगी तो आपको फाइंड आउट करना है कि कितने बार आया है, यानी कि कितने पद इसमें हैं। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पद हैं। 11 पद हैं यानी कि विषम बार हैं, ठीक है। तो जब भी विषम बार होंगे और आपको आंकड़ों की क्या निकालनी है, माध्यिका यानी कि इसका मीडियन निकालना है, तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, n+1 डिवाइडेड बाई 2 का। क्या निकालते हैं, n+1 डिवाइडेड बाई 2 पद, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई, +1 करेंगे बटे में 2 करेंगे, तो 11 + 1 12 बटे में 2, यानी कि छठवां पद जो होगा वही इसकी क्या होगी, माध्यिका हो जाएगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज करके दिया था, इसलिए हमको अरेंज नहीं करना पड़ा। अगर असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज नहीं करके देगा तो सबसे पहले आपको अरेंज करना होगा। अरेंज करने के बाद फिर उसका जो आंसर आएगा वही पद जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या आया, छठवां पद, तो हमें देख लेना है छठवां पद कौन सा है। तो 1 2 3 4 5 6, छठवां पद आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस आंकड़े की माध्यिका क्या हो गई, 8 हो गई। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या है, अंकगणितीय श्रेणी का 125वां पद ज्ञात करें। अंकगणितीय श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमें निकालना है 125वां पद। कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू में d। यहाँ पे n क्या है, तो n है पदों की संख्या जो हमें यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ पे आपको बोला है a 125 की वैल्यू निकालिए, ठीक है। और ये a क्या होता है, तो ये होता है प्रथम पद जो कि यहाँ पे दिया है 5, तो हमने लिख लिया यहाँ पे 5, और प्लस किसकी वैल्यू आपको निकालनी है, 125 की, तो यहाँ पे लिख लीजिए 125 माइनस में 1, और इंटू है डी। डी क्या है, तो डी है दोनों के बीच में डिफरेंस, यानी कि 10 और 5 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 5 का। 15 और 10 के बीच में कितने का है, 5 का। यानी कि जो डिफरेंस सभी में होगा वही डिफरेंस क्या होता है, एपी सीरीज में होता ही है। तो सभी में डिफरेंस कितने का है, 5 का है, यानी कि डी की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू हमें निकालनी है 5, 125 में से 1 जाएगा तो 124, 124 गुणे में 5, ठीक है। तो 5 + 124 इंटू 5 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 124 इंटू 5 करेंगे कितना आएगा, तो 124 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आएगा 620, और उसमें आपको 5 ऐड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 625, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए क्या है, 10 प्रेक्षणों का माध्य 13 है, इनमें 2 प्रेक्षण को और जोड़ दिया जाता है तो उसका नया माध्य जो है वो 14 हो जाता है। अब आपसे पूछा है कि 2 नए प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया, 10 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 13 है, तो 10 इंटू हमने कर लिया 13, ये कितना आ गया, तो ये आ गया 130 के बराबर। अब इसमें 2 नए प्रेक्षण को और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 प्रेक्षण हो जाएंगे, और 12 प्रेक्षण का जो माध्य है वो आ रहा है 14 के बराबर। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 12 गुणे 14 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 168 के, ठीक है। अब इन दोनों में आपको क्या करना है, डिफरेंस देख लेना है। इन दोनों में डिफरेंस बताइए कितने का आएगा, तो ये डिफरेंस आ रहा है 38 के बराबर। जो डिफरेंस आएगा वही तो होगा, जितने प्रेक्षण ऐड किए हैं वही है इसका डिफरेंस, यानी कि जो 2 प्रेक्षणों का मान है, जो 2 नए प्रेक्षण ऐड किए गए हैं उनका मान कितना है, तो उनका मान है 38। अब आपसे इसकी वैल्यू नहीं पूछा है, इसका भी माध्य पूछा है। तो 2 प्रेक्षण की जब समेशन 38 है तो उसका माध्य कैसे निकालेंगे, 38 को 2 से डिवाइड करके, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो 17 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 17 नहीं 19 आएगा, ठीक है। 2 एकम 2, 2 9 18, यानी कि 19 जो है वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ओके।
आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पे है। ए एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर वो दोनों मिलकर के 5 दिनों तक एक साथ काम करें तो काम का कितना भाग समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? ए किसी कार्य को कर रहा है 10 दिन में और बी किसी कार्य को कर रहा है 20 दिन में, ठीक है। सेम वही कार्य को बी 20 दिन में कर लेता है। तो दोनों का आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। 10 और 20 का एलसीएम आएगा 20। 10 से 20 को विभाजित करिए, कितने बार में जाएगा, 10 दूनी 20, और 20 से 20 को करेंगे तो एक बार में जाएगा। इन दोनों को अगर मिल करके काम करना है तो दोनों को मिला लीजिए। तो अगर दोनों मिल करके काम करते हैं तो एक दिन में 3 यूनिट का वर्क कर लेंगे। और कितने दिनों तक उन्हें करना है, 5 दिनों तक, ठीक है। तो 5 दिनों तक कितने यूनिट का वर्क कर पाएंगे, तो 5 तिहाई हो गया 15। तो 5 दिन में वो लोग कर पाएंगे 15 यूनिट का वर्क कंप्लीट। और कितना टोटल वर्क करना है, तो टोटल वर्क उनको करना है 20, ठीक है। और वो कितना कर पा रहे हैं, तो 15 कार्य कर पा रहे हैं। तो इन्हीं का आपको पूछा है कि कार्य कितना भाग समाप्त होगा। तो बस आपको क्या करना है, 15 कर पा रहे हैं, 20 करना था, तो कितना भाग समाप्त होगा, 15/20। इसको काट लीजिए, 5 या 15, 5 चौके 20, यानी कि 3/4 भाग जो है वो समाप्त होगा। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या है। यदि a प्लस बी 90 डिग्री है तथा a और b का जो अनुपात है वो 2:1 है, तो आपसे पूछा है साइन ए और साइन बी का जो रेशियो है वो कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? a और b का अनुपात आपको दिया है 2:1 का, यानी कि a बटे में b दिया है 2/1 के बराबर। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए तो क्या आ जाएगा, a = आ जाएगा 2b के बराबर, ठीक है। यहीं पे आपको क्या करना है, a की जगह पे 2b रख देना है और यहाँ से a और b का हम लोग मान निकाल लेंगे। तो आइए निकाल लेते हैं। a की जगह पे हमने रख दिया 2b प्लस b = कितना हो गया, 90 डिग्री के हो गया। तो 3b = कितना जाएगा यहाँ से, 90 डिग्री। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 30 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो b का मान कितना आ गया, 30 डिग्री, और a बराबर क्या था, तो ये था 2b। तो a का मान कितना आ जाएगा, तो a का मान आ गया 60 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से आपको a और b दोनों का मान पता चल गया। अब बस आपको क्या करना है, साइन a और साइन b का मान निकालना है, यानी कि साइन 60 डिग्री, साइन a कितना है, तो साइन हो गया 60 डिग्री, और साइन b का, तो साइन b कितना था, b था 30 डिग्री, ठीक है। अब आपको यहाँ पे साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो साइन 60 डिग्री की होती है √3/2 और साइन 30 की होती है 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका रेशियो क्या आ गया, √3:1, यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 पे। कि क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, यदि 5x² - 6x - 5 = 0 हो तो x - 1/x² का मान ज्ञात करें। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है, ज़्यादा तामझाम इसमें नहीं करना है। तो सिंपल से हम लोग क्या करते हैं, 6x को इक्वल को उधर भेज देंगे, तो बराबर के उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5x² माइनस में 5 = 6x के हो गया, ठीक है। अब इस वाले x को क्या करिए, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5x² डिवाइडेड बाई x माइनस में 5 डिवाइडेड बाई x = 6 के। यहाँ तक समझ में आया? एक x से एक x कैंसिल हो गया, और यहाँ पे देखिए दोनों में ऊपर 5 कॉमन है, तो दोनों में से हम 5 को कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बच जाएगा, x - 1/x बच जाएगा, = किसके है, तो 6 के है। यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ से हम क्या करते हैं, x - 1/x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x - 1/x की वैल्यू आ जाएगी 6/5। इस 5 को आप लोग यहाँ से हटा करके इधर रख दोगे तो ये हो जाएगा 6/5। तो x - 1/x की वैल्यू आ गई 6/5, और आपसे पूछा है इसी का स्क्वायर, तो 6/5 का आप क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, 36 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। कितना आ जाएगा, 36/25, और यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आइए चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए आपकी स्क्रीन पे है। 169 रुपीज़ को 2:5:6 के अनुपात में किस प्रकार से बांटें कि संबंधित अनुपात में रुपए क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम आपको करवा चुके हैं, एक बार इसका फिर से बता देते हैं। तो पहले वाले का आपको अनुपात निकालना है, तो 2 बटे में सभी का योग, तो 2 + 5 7, 7 + 6 कितना हो जाएगा 13। तो 2 बटे में 13 गुणे 169 कर देंगे, तो 13 से कैंसिल होगा ये 13 बार में, यानी कि 2 गुणे 13 कितना हो जाएगा 26। तो पहले वाले को मिलेंगे 26 रुपये, दूसरे वाले को कितना मिलेगा, तो 5 गुणे में 13 यानी कि 13 × 5 = 65 रुपये,
और तीसरे वाले को कितने मिलेंगे, तो 6 गुणे में 13, यानी कि 13 छंग कितना हो जाएगा 78 रुपये। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो होप्स तो आप लोगों को ये टॉप 50 क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए, और साथ ही साथ कमेंट करके अपना रिस्पॉन्स भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ओके, थैंक यू सो मच।